अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जर्मनी में प्रॉपर्टी बनानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी सारी डिटेल्स मैं आज शेयर करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। वो लोग जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है हिबा और ये जो साहब गाड़ी चला रहे हैं इनका नाम है जुनेद और हम दोनों जर्मनी में तकरीबन पिछले 8 साल से रह रहे हैं। हमने ओवर द पीरियड ऑफ 9 to 11 मंथ्स काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ विजिट की। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोगों की करंट रिहाइश जो है वो म्यूनिक से 1 आवर की ड्राइव, आप उसको आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं, वहाँ की तरफ है। और हमने जो रीजन सेलेक्ट किया था प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए वो भी हमारा जो मेन फोकस था वो था म्यूनिक से 1 आवर to 2 आवर्स की ड्राइव के ऊपर जो एरिया बनता है, हमने उसको सर्कल डाउन किया था प्रॉपर्टी देखने के लिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करूँगी और ऑल ओवर दी जर्मनी एक जैसी ही है। जो प्रोसेस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो तकरीबन ऐसा ही है। तो अगर आप बायन में नहीं भी रहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ आती है कि आप ओल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं या आप न्यू प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। आज जो है वो हम आए हैं एक ओल्ड प्रॉपर्टी को देखने के लिए। जो हाउस आप देख रहे हैं ये कहलाता है मेहर जनरेशन हाउस, लेकिन ये वीडियो मेनली ओल्ड हाउस या ओल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होने वाली है। मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जो कि न्यू प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी, क्योंकि जो दोनों का प्रोसेस है ओल्ड प्रॉपर्टी और न्यू प्रॉपर्टी उनका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। तो आज की वीडियो का मेन जो फोकस है वो ओल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा, आज की वीडियो में आपको जो क्लिप्स दिख रही हैं ये किसी एक सिंगल हाउस की नहीं है। हमने ओवर द टाइम जो हाउसेस विजिट किए थे वहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कि जब आप व्यूइंग के लिए जाते हैं या ओल्ड हाउसेस को देखने के लिए जाते हैं तो आपको किस तरह की वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑल ओवर द जर्मनी हाउसेस की जो एक ख़ास टाइप है वो 19-20 एक ही तरह की है। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्मनी में कौन कौन से टाइप्स के हाउसेस होते हैं, क्योंकि आपके लिए ये नैरो डाउन करना ज़रूरी है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं। सबसे पहले आता है आइनफेमिलियन हाउस, देन आता है डोपल हाउस हेफ्टे, देन एक कैटेगरी है राइन हाउसेस की, और फिर सबसे लास्ट में आता है मेहर फैमिलियन हाउस या फिर मेहर जनरेशन हाउस, या फिर आप उसे वोनूम भी कह सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो थोड़ी बहुत सिमिलर कैटेगरीज ही हैं। सबसे पहले बात करें अगर आइन फैमिलियन हाउस की, तो आइन फैमिलियन हाउस बेसिकली एक डिटैच्ड हाउस होता है, यानी कि जिसकी दीवारें आपके पड़ोसियों से नहीं मिलती। मोस्ट प्रोबेबली बीच में हाउस होता है और चारों तरफ ही गार्डन होता है, एक तरफ गैराज होता है। इस तरह का जो डिटैच्ड या सिंगल फैमिली हाउस है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेसी आपको मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके नेबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उनके साथ दीवार जुड़ी नहीं होती है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो सकते, लेकिन उस प्राइवेसी के साथ साथ आइन फैमिलियन हाउस की मेंटेनेंस भी सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप वहाँ पे अकेले होते हैं। अकेले तो आप सभी जगह होते हैं, लेकिन एक पूरे हाउस विद गार्डन को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से कि क्योंकि आपकी शेयर्ड वॉल्स नहीं होती तो आपका हीटिंग सिस्टम, पानी का सिस्टम, हर चीज़ का सिस्टम जो है वो आपने खुद ही लगाया हुआ होता है। तो अगर आपकी किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप अपने नेबर से पूछ सकते हैं, मगर जब आप राइन हाउसेज में होते हैं तो आप एक साथ होते हैं या वोनूम के अंदर होते हैं तो भी आपके पड़ोसियों के अंदर कोई ना कोई सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल होता है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है डोपल हाउस हेफ्टे। जो करंट हमारा घर है वो भी डोपल हाउस है। डोपल हाउस हेफ्टे जो होते हैं वो दे आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू आइन फैमिलियन हाउस, क्योंकि उसके अंदर गार्डन जो होता है कंपैरेटिवली इतना बड़ा नहीं होता। आपके पास लिविंग स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, डोपल हाउस के अंदर आपके पास एक वॉल जो है वो बराबर वाली फैमिली से शेयर हो रही है, बाकी 3 तरफ से आपको जो है वो घर की एंट्रेंस आपकी होती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं होती। यूजली एक साइड पे गैराज होता है और फ्रंट और बैकयार्ड जो है वो आपका अपना होता है, जिसमें से आपका जो गार्डन है वो आप एक तरफ से अपने पड़ोसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती है। डोपल हाउस का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पास लो कॉस्ट हीटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू आइन फैमिलियन हाउस, बिकॉज आप वॉल शेयर कर रहे होते हैं। आपके पास नेबर्स अगर आपको अच्छे मिल जाएं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ना भी मिले, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू आइन फैमिलियन हाउस आपके पास यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास राइन हाउसेस की। राइन हाउसेस में आपके पास 2 तरह के राइन हाउसेस होते हैं। एक होता है राइन एके यानी कॉर्नर हाउस, और दूसरे जो 2 कॉर्नर्स के बीच में जितने भी हाउसेस होते हैं उनको हम राइन मिटल हाउसेस बोलते हैं। अगर आपका राइन मिटल हाउस है यानी कि आप लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से नेबर्स के साथ वॉल शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका राइन कॉर्नर हाउस है तो आपकी एक वॉल जो है वो नेबर्स के साथ
शेयर होती है और दूसरा जो कॉर्नर होता है वो ओपन होता है। और मोस्टली जो राइन एके हाउसेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू राइन मेटल हाउसेस उसके अंदर थोड़ा सा स्क्वायर मीटर आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, बिकॉज आपका जो गार्डन है वो 3 तरफ से होता है। ये जो हाउसेस की कैटेगरी है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 जो हमने डिस्कस किए उससे थोड़ी छोटी होती है। अगर आपकी छोटी फैमिली है और आपको छोटी लिविंग स्पेस चाहिए तो राइन हाउसेस बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास नेबर्स होते हैं। शाम को बच्चे जो हैं वो मोस्टली बाहर खेल रहे होते हैं, तो अगर आपके बच्चों की एजेस के भी बच्चे हैं वहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छा फैमिली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्राइवेसी विद कम्युनिटी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और प्राइजेस भी ऑब्वियसली इसी तरह की होती हैं कि आइन फैमिलियन हाउस में आपको सबसे ज़्यादा प्राइजेस जाती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लैंड स्पेस मिलती है, देन रोपल हाउसेस एंड देन राइन हाउसेस। मोस्टली राइन हाउसेस के अंदर जो गार्डन एरिया, स्पेशली अगर आपने मिडल यानी कि मिडल वाला राइन हाउस या टाउन हाउस लिया है तो उसके अंदर आपके पास जो गार्डन एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन इतना होता है कि आपकी फैमिली के लिए इनफ हो, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा आपको मसले नहीं होते, क्योंकि छोटा गार्डन होता है और आपके पास आपके नेबर्स भी होते हैं, तो दे मोस्टली हेल्प यू विद एवरीथिंग जो भी रिलेटेड आपकी चीज़ें हों। देन आपके पास एक कैटेगरी आती है मेहर जनरेशन हाउस की या मेहर फैमिलियन हाउस की। ये जो कैटेगरी है ये थोड़ी कम कम देखने को मिलती है, मगर इस हाउस का कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल फैमिली लिविंग। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि हम एक घर बनाते हैं, उसकी मोस्टली जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें पेरेंट्स रह रहे होते हैं और फिर बच्चे जो हैं वो एक एक फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इस हाउस का भी होता है। यहाँ पे किचन बाथरूम हर फ्लोर पे अवेलेबल होता है। आपके पास एक सेंट्रल स्टेयर्स होती हैं जो कि हर फ्लोर को कनेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपको प्राइवेसी मिलती है हर फ्लोर पे। यहाँ पे जो रूम के साइजेस होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको किचन और वॉशरूम जो है वो हर फ्लोर पे देना है, तो नंबर ऑफ रूम्स एंड साइज ऑफ ईच रूम जो है वो यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है क्योंकि सेंट्रल। लेकिन ये वाले हाउसेज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप कोई मेहर जनरेशन हाउस खरीदते हैं तो ऑब्वियसली एक थिंकिंग तो ये होती है कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर शिफ्ट हो सकते हैं इंडिविजुअल फ्लोर्स पे। साथ ही साथ अगर आप इस किस्म का हाउस लेते हैं तो आप किसी एक फ्लोर को, लाइक टॉप फ्लोर को या ग्राउंड फ्लोर को रेंट पे भी दे सकते हैं। तो जो आपने मंथली किस्तें निकालनी होती हैं, तो अगर आप रेंट पे एक फ्लोर दे दें तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है और प्राइवेसी भी इसलिए मेंटेन हो जाती है कि ये हाउसेस कंस्ट्रक्ट ही इस तरह से होते हैं कि हर लेवल पे, हर फ्लोर पे, हर फैमिली को प्राइवेसी मिले। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं, हमें टोटल 1-2 ही प्रोजेक्ट्स दिखे थे, तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट लाइक पाकिस्तान। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सबसे ईजी और विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस की अगर बात करें तो आपके पास वोनूंग यानी अपार्टमेंट का ऑप्शन है। अपार्टमेंट्स का हम सबको ऑलरेडी आइडिया है कि किस तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और अगर आपने ग्राउंड फ्लोर वाला लिया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपके पास गार्डन भी आ जाता है। प्राइस के लिहाज से भी वोनूम्स जो हैं वो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल या सेपरेट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, मेरी वीडियो में आप अभी तक ये नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जितने भी घर विजिट किए हैं उसमें मोस्टली जो है वो आपको फर्नीचर रखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत कॉमन सी बात है। वो इसलिए क्योंकि यूजली जो हमने हाउसेस देखे उसमें जो एजेंट होता था वो हमें यही बताता था कि जो ऑनर है वो या तो मर चुके हैं या फिर वो हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल हैं, तो ये उनका घर है जो कि बिकने के लिए आया हुआ है, या फिर बच्चे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स का हाउस सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सामान होता है वो ऐसे ही रखा हुआ होता है और आपको उसी सामान के साथ उस घर को लेना होता है। उस घर की सफाई का काम भी जो है वो आपके ऊपर ही आता है। कारपेट्स, वॉलपेपर्स, फर्नीचर, वो सब आपने ही फेंकना है। और जर्मनी के अंदर हर तरह का जो मूल है वो अलग अलग जाता है। कारपेट्स को आप अलग फेंकेंगे, अगर अप्लाइंसेस या किचन लगा हुआ है तो उसकी अप्लाइंसेस अलग तरह के से डिस्पोज होंगी, और इस पे भी आपके पास एक अमाउंट आता है, क्योंकि जो आप डिस्पोज करते हैं सामान को वो पर केजी के हिसाब से डिस्पोज होता है। तो लाइक अगर हमने 10 घर देखे तो 10 में से 8 घर जो थे या 9 घर जो थे वो विद सामान ही थे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदने वाले की थी कि वो इस सामान को डिस्पोज करें। अब बात कर लेते हैं कि फ़ायदा ही क्या है ओल्ड हाउसेस को जब उसके अंदर आपको इतना सारा कचरा भी मिल रहा है उसको ख़रीदने का। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको लैंड स्पेस
अच्छी मिल जाती है। आपके पास जो हाउस की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सॉलिड होती है। आपको नंबर ऑफ रूम ज़्यादा मिल जाते हैं, एक बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू न्यू प्रॉपर्टी। आप जितने पैसों में एक 2 कमरे का न्यू मकान लेंगे उतने में ही आपको 4 कमरों का ओल्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हमने विज़िट की थी, क्योंकि हमारा एक सर्टेन बजट था, हम उसी बजट में रहते हुए प्रॉपर्टीज़ को विजिट कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हाइजूम लगा हुआ था, हीटिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो ऑयल बेस्ड लगा हुआ था, क्योंकि आज से 50 ईयर्स बैक जो है वो ऑयल बेस्ड हीटिंग सिस्टम्स ही चलते हैं और वो अभी भी रनिंग है। ऐसे बहुत से हाउसेज आपको मिलेंगे जहाँ पे वो अभी भी चल रहा होता है, या अगर ऑयल बेस्ड नहीं भी है तो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी जो लगा हुआ है वो काफ़ी पुराना है और वर्केबल है, उसमें लोग रह रहे होते हैं, नो इशू। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको अपने हाउस को एनर्जी एफिशिएंट करना है, हीटिंग सिस्टम को रिप्लेस करना ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन यू बाय एन ओल्ड प्रॉपर्टी, वो चेंज कराना, वैक्सल कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर हाउस मोर एनर्जी एफिशिएंट। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी होती है अगर आप विजिटिंग पे जा रहे हैं, यूजली जो एजेंट्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही दे देते हैं, लेकिन अगर ना दें तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि जो विंडोज़ लगी हुई हैं वो कितनी ग्लेज्ड है। अच्छा एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है लेकिन आपकी वॉल्स इंसुलेटेड नहीं है, आपकी विंडोज़ इंसुलेटेड नहीं है, तो आपकी जो वो सर्दी है वो अंदर आती है, जिसके जैसे जो आपका हीटिंग सिस्टम है उसका जो बिल है वो बढ़ जाता है। तो नोटिस करना किसी ओल्ड प्रॉपर्टी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउस की इंसुलेशन कैसी है। देन आता है आपके पास रूफ का स्ट्रक्चर, जिसे आप डार्क भी कहते हैं। एक हाउस हमें दिखा जो कि काफ़ी सस्ता था एंड हम लोगों को लगा कि यार ये इतना सस्ता हाउस कैसे मिल सकता है, मतलब कैसे। हम जब गए तो बड़ा अच्छा सा बना हुआ था, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसी टाइप का हाउस था। एंड देन उस लेडी ने बताया कि इसकी कम कीमत होने की वजह यह है कि इसकी जो रूफ है वो रिप्लेस होनी है। और तकरीबन जो रूफ़ आपकी रिप्लेस होती है उसमें आपको 1 लाख से ऊपर का खर्चा आता ही आता है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और ऑब्वियसली उसमें टाइम भी लगता है। तो हम उस घर की व्यूइंग देख के नीचे उतरे तो वो डोपिल हाउस ही था, यानी 2 हाउसेस जोड़ के बने हुए थे। तो हमने देखा कि बराबर वाली जो बिल्ड हाउस है उसकी भी छत वैसे ही है और वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी बल्कि उस वक्त खिड़की से झांक भी रही थी। तो हमने एजेंट से कहा कि भाई ये भी तो रह रहे हैं, तो ये तो इसी रूफ के साथ रह रहे हैं, तो आप हमें क्यों कह रही हैं कि इसका रूफ चेंज होगा। तो एजेंट ने कहा कि एज़ पर जर्मन रूल अगर आप फर्स्ट ओनर हैं तो फर्स्ट ओनर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती रूफ चेंज कराने के लिए, एज लॉन्ग एज द फर्स्ट ओनर लिव्स इन दैट हाउस। तो वो जो ओल्ड लेडी है ये उसका हाउस है और वो जितने साल आगे भी जिंदा रहेगी उस रूफ के साथ रह सकती है। लेकिन जब हाउस जो है वो कोई सेकंड ओनर उसका आ रहा होता है तो फिर उस हाउस की चेकिंग होती है, उसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होंगी। तो इस हाउस के अंदर इस डार्क को रिप्लेस होना इस मैंडेटरी, अदरवाइज फाइन आ सकता है। तो अगर इसका करंट ओनर अभी इसमें रह रहा होता तो नो प्रॉब्लम, इसी रूफ के साथ रह सकता है। लेकिन अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको पहले रूफ चेंज करानी होगी एंड देन यू कैन लिव इन दिस हाउस। रूफ के साथ साथ आपको सेलर के अंदर, कैलर के अंदर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, वहाँ पे मॉइस्चर भी देखना होता है, फंगस भी देखनी होती है। हमें हमेशा एजेंट्स ने ये बता दिया था कि भाई इस घर में मोल्ड है या इस घर में नहीं है, मगर समटाइम्स एजेंट्स नहीं भी सच बोल रहे होते या इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं। तो स्पेशली जब आप सेलर में जाए तो वहाँ पे जाके आप देखें कि जो वॉल्स हैं वो ड्राई है कि नहीं। आप उसको हाथ लगा के भी महसूस कर सकते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा आपको जो लीकेज है या पानी है वो आपको दिख जाता है। तो आपने ये मेक श्योर ज़रूर करना है एजेंट से कि ये जो पानी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किसी ब्रोकन पाइप की वजह से है या फिर ये मोल्ड है। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द पाइप्स। यूजली किचन या वॉशरूम के अंदर जो पाइपलाइन जा रही होती है वो बहुत ओल्ड होती है, तो समटाइम्स उसमें कोई ब्रेकेज आ जाता है या ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है थ्रू आउट हाउस और आपके जो फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं वो भी काफ़ी पुराने होते हैं, तो उनको कब रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है, ये सारे पॉइंट्स भी एजेंट से पूछने या फिर जब आप विज़िट करने जा रहे हैं तो इनको देखना ज़रूरी है। ये तो थे सारे वो पॉइंट्स जो कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को व्यू करने जाते हैं तो आपने अपने जहन में रखने हैं, लेकिन एक्चुअली आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी कहाँ कहाँ है। तो उसके जो लिंक्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, आपकी रेंज क्या है, आपको लैंड कितना चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख जाती हैं। को आप रीच आउट कर सकते हैं, तरमीम बुक कर सकते हैं एंड देन व्यूइंग के लिए जा सकते हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ मुश्किल है वो ये कि जब आप जहन बना लें कि आपने प्रॉपर्टी देखनी है या इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने बैंक से काम करके पेपर बनवा लें।
जिसे फाइनेंसिंग बेस्टेटिकुम कहते हैं। ये एक ऐसा पेपर होता है जो कि आपके बैंक आपको बना के देता है कि हाँ, ये जो कपल है या ये जो पर्सन है वो हमारे साथ इनरोल्ड है और हम इसको इतना लोन देने के लिए तैयार हैं। ये वाला जो पेपर होता है ये आपको हेल्प करता है जब आप किसी एजेंट को दिखाते हैं कि हाँ भाई, इन लोगों के पास ऑलरेडी वर्क हुआ हुआ है, ये इस पोजीशन में है कि इसको बाय कर सकें, तो वो आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं, आपको अच्छे से व्यूइंग भी कराते हैं। एंड इफ़ दे थिंक कि आप अच्छे कैंडिडेट हो और हाउस है तो वो आपके लिए होल्ड भी करके रख सकते हैं हाउस पे। लेकिन अगर आपके पास ये पेपर नहीं होता तो फिर वही वाली बात है कि उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है व्यूइंग के लिए या बात करने के लिए जिनके पास ये पेपर हो। तो अगर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने बैंक से इस पेपर को बनवा के रख लीजिए कि जी आपके पास इजाज़त है बैंक की तरफ से कि वो आपको इतना % लोन जो है वो दे देगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है, लेकिन आई होप कि मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। इसकी और काफ़ी जो डिटेल्स मुझसे रह गई हैं या जो अदर टॉपिक्स हैं वो मैं आने वाले हफ्तों में आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एवरी संडे आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करके आपके साथ शेयर करूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए या मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी और इस इनिशियल स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।